सो वेलकम यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। क्या कहते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है क्लोनिंग वेक्टर्स। ठीक है, तो क्लोनिंग वेक्टर की तरफ हम बढ़ते हैं। वेट 1 मिनट। क्लोनिंग वेक्टर बढ़ने से पहले हमारा कुछ पीछे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में थोड़ा सा पार्ट छूट गया था, तो हम आपको बता देते हैं बिना किसी देरी के। शायद एक दो लोगों ने कमेंट करा होगा, ज़्यादा लोगों की कमेंट नहीं आई। पर भी मैंने वीडियो एंड जैसी करी, मतलब वीडियो मैंने पोस्ट कर दी थी, उसके बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये पार्ट छूट गया है। तो पहले हम उस पार्ट को कंटिन्यू कर लेते हैं। सिंपल 2 मिनट्स का पार्ट है। ओके, 1 2 3। तो ये पार्ट मैंने लिखा हुआ है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 1963 में हुआ था, और 2 एंजाइम्स के रिस्पॉन्सिबल है रेस्ट्रिक्शन ग्रोथ के लिए, बैक्टीरियोफेज और ई कोलाई को जो डिनोट जिसको डिनोट करते हैं उसको एस्केरिया कहते हैं, जिसको हम आइसोलेट करते हैं। और रेस्ट्रिक्शन 1963 के 5 ईयर्स लेटर 1968 मान लीजिए 1968 इट वाज फाउंड, इनको पाया गया एंडोन न्यूक्लियस के थ्रू हिंड 3। तो ये हमेशा से कट करते हैं इसको हम एट पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पॉइंट पे बाय रिकॉग्नाइजिंग स्पेसिफिक सीक्वेंस। तो इसको हम कहेंगे रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस फॉर हिंड 2 के लिए। आज के टुडेज डेज में, मतलब आज के दिनों में मोर देन एनसीईआरटी में शायद से 900 लिखा है, या उससे भी पुराना 800 कुछ भी हो सकता है। क्या पता है आने वाली एनसीईआरटी या इसके बाहर की जो एनसीईआरटी है उसमें 1000 लिखा हो, तो वो मुझे नहीं पता। अगर 900 लिखा है तो आप 900 ही लिखना। पर आज के समय में 1000 से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डेट हैव बीन आइसोलेट होते हैं फ्रॉम 230 स्ट्रैंड से, वो भी बैक्टीरिया के। ठीक है, एंड इको आर वन हमारा जो हमारा है, ठीक है, इको आर वन काउंट्स फ्रॉम जीनस। इको आर वन जीनस से आया है। इसके जो सेकंड तो लेटर है सी और ओ, ये जो लेटर है ये कम्स होता है, इनको स्पीसीज से लिया गया है, और ये स्पीसीज है प्रोकैरियोटिक सेल की। एंड बाकी जो लास्ट में 1 देख रहे हैं आप, ये रोमन नंबर में लिखा जाएगा, पीछे का लास्ट का नंबर। और आर हमारा ड्राइव होता है नेम ऑफ स्ट्रेन, कितने स्ट्रेन है उससे ड्राइव होगा हमारा आर को हम जितने भी नंबर ऑफ स्ट्रेन होंगे उसको आर लिखेंगे। ठीक है, तो ये सब था, आप देख लीजिए एक बार। 1 मिनट रुके, आपको विजुअलाइज नहीं हो रहा, अब आपको विजुअलाइज हो गया पूरा। तो आप देखिए 1-2 सेकेंड एंड बढ़ते हैं क्लोनिंग वेक्टर की तरफ को। तो इसे नोट कर लीजिए। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बढ़ चुके हैं क्लोनिंग वेक्टर की तरफ। इसमें प्लाज्मिड और बैक्टीरिया फेज के पास ऐसी एबिलिटी है कि वो रेप्लिकेशन कर सके बैक्टीरियल सेल में, और कुछ प्लाज्मिड के पास ओनली 1 और 2 कॉपीज़ पर सेल बनाने का ही होता है, और बाकी सेल जो भी मतलब बाकी होते हैं प्लाज्मिड के अलावा, वो 15 से 100 कॉपीज़ बना देते हैं, पूरे एक सेल की कॉपीज़। अगर हम इफ़ वी आर एबल टू लिंक, अगर हम लिंक करते हैं एलन पीस ऑफ डीएनए को साथ में बैक्टीरिया फेज या प्लाज्मिड डीएनए को, तो हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं इनके इक्वल कॉपीज़ को नंबर ऑफ प्लाज्मिड और बैक्टीरिया फेज से भी। ठीक है, तो हम इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिंक करा दोनों डीएनए को 1 और 2, ये बैक्टीरियोफेज और एलन डीएनए और बैक्टीरियोफेज को लिंक करा
तो जैसे लिंक करा, जो भी बना हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, तो इसके पास एबिलिटी आ जाएगी कि मल्टीप्लाई कर सके इक्वली, इसकी कॉपीज़ को मल्टीप्लाई कर सके, या ऐसे 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 कॉपीज़ को, ठीक है। तो ये हो जाएगा, एंड इधर LNDNA आएगा, इधर वेक्टर प्लाज्मिड, ठीक है। ये 1 और 2 को मैंने लिख दिया जल्दी से ताकि आपको पता लग जाए। तो एक क्लोनिंग वेक्टर है पूरा, एंड इसके 1-2 लाइनें और बची हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। एंड इसके बाद इसके 5 या 6 पॉइंट्स हैं कुछ, उसके बाद मैं दिखाते हैं। सो NCERT के लास्ट लाइन के अकॉर्डिंग ये मैंने यहाँ तक आपको बता दिया था बैक्टीरिया फेस। तो जो भी वेक्टर्स हैं ये प्रेजेंट है इसमें, इंजीनियर इन दिस वे, तो डेट दे हेल्प ईजिली लिंक करते हैं फॉरेन डीएनए से। सिलेक्शन होता है रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट का, वो आगे हम आपको दिखाएंगे। तो फर्स्ट इसका जो पार्ट आता है, फर्स्ट पार्ट आता है ORI, जो मैंने बता दिया था आपको। चलिए ORI को एक बार रिमाइंड कर लेते हैं और उसके न्यू पॉइंट्स देखते हैं कि क्या क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। हम कहाँ थे? ORI पे थे। वेट एंड वॉच। सो जिसको भी समझना है इस वीडियो में, ये लाइव नहीं हो पाती चैनल पे, क्योंकि बेसिकली लाइव का हमें यूट्यूब वालों ने भी परमिट वगैरह नहीं दिया है, तो लाइव हम नहीं कर पाते, ठीक है। एंड ORI ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। ORI एक सीक्वेंस है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है किसी भी पीस ऑफ DNA पे, मतलब किसी भी पीस ऑफ DNA पे जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गई, उसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का घोषित कर दिया जाएगा। जो भी रेप्लिकेशन होगी विद इन जो भी होस्ट सेल होगा, तो इसका जो भी सीक्वेंस है वो भी रिस्पॉन्सिबल होगा, जो कंट्रोल करेगा कॉपी नंबर्स को। इसके जितनी भी कॉपीज़ बनेगी, इसकी 1 ले लो, 2 ले लो, 3, जितनी भी कॉपीज़ बनेगी, सो ऑन, जितनी भी बनेगी वो सारे सीक्वेंस का रिस्पॉन्सिबल होंगे कॉपी नंबर लिंक DNA के। तो ये सब ORI के अंदर आता है। ORI मैंने आपको बता दिया, जहाँ से रेप्लिकेशन DNA के अंदर स्टार्ट होती है उसे ORI कहते हैं। ORI हमारा पहला पॉइंट हो गया। सेकंड है हमारा सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर, अब मार्कर का मतलब आपको पता होगा, एंड सेलेक्टेबल का भी पता होगा आपको। मार्कर जिससे मैं लिख रहा हूँ वो मार्कर, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि इस मार्कर ही होगा। मार्कर मतलब जैसे किसी चीज़ को हाईलाइट कर देना कि ये मतलब ये सबसे अलग है, डिफरेंट है। सेलेक्टेबल मतलब इसमें से जो भी चीज़ सेलेक्टिव लगती है हमें, वो, जैसे कि हम जैसे ऐड करते हैं इन एडिशन टू ORI, ठीक है। जो भी हमारा वेक्टर रिक्वायर होगा, ज़रूरत होगी इसे सेलेक्टेबल मार्कर की, वो हमारा हेल्प करेगा ढूंढने में या एलिमिनेट करने में नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स और सेलेक्टिवली जो भी ग्रोथ होगी ट्रांसफॉर्मेंट्स की। जैसे मान लीजिए सेलेक्टेबल मार्कर हमारा मतलब क्या कहते हैं, 2 चीज़ों पे काम करेगा। एक आइडेंटिफाई करने में, आइडेंटिफाई, और एक एलिमिनेट करने में, एलिमिनेट जो भी है, एलिमिनेशन लिख देते हैं हम, एलिमिनेटिंग करने में काम आएगा, ठीक है। आइडेंटिफाइंग और एलिमिनेशन, ठीक है। आइडेंटिफाई करेगा ये कि ट्रांसफॉर्मेंट है या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। ट्रांसफॉर्मेंट में लिख दे, ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्मेंट जो भी है, ट्रांसफॉर्मेशन लिख देते हैं। ATV वगैरह जो नॉन ट्रांसफॉर्मेशन होंगे उनको ये एलिमिनेट कर देगा, एंड जो ट्रांसफॉर्मेशन होंगे उनका आपको अभी पता लग जाएगा कि क्या होगा। ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसीजर है जिसमें जो पीस है DNA का, जैसे मान लीजिए मैं इधर ही दिखा देता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए पीस है DNA का, ठीक है। इसमें हम ये पीस है DNA का, इसे हम इंट्रोड्यूस करेंगे होस्ट बैक्टीरियल सेल में। इसे हमने सेल में इंट्रोड्यूस करा है न्यूक्लियस से, जिसे हमने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया होस्ट सेल में बैक्टीरिया के। एंड फिर ये जो जीन है हमारा एनकोडिंग, मतलब इसका एनकोडिंग मतलब जीन है जो हमारा मतलब फ्री हो जाएगा, और मतलब थोड़ा सा
खुल जाएगा ये जीन जो भी हमारा एनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स से, ठीक है। जैसे कि आपको नीचे ई कोलाई कोलोनिंग वेक्टर की PBR 332 देखने के लिए मिल रहा होगा पेज नंबर 199 पे, ठीक है। 199 पे एक डायग्राम है, वो आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कि मान लीजिए सेलेक्टेबल मार्कर में दे रखा है एम्प्लिसिलिन, क्लोरमफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, कैनामिसिन एक्सेट्रा आर कंसिडर्ड यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर्स फॉर ई कोलाई। और नॉर्मल ई कोलाई कैरी नहीं करता रेजिस्टेंस को, वो अगेंस्ट है एंटीबायोटिक्स के। तो मैं आपको एक बार वो डायग्राम शो कर देता हूँ कि वो डायग्राम कैसा होता है, ठीक है। चलिए डायग्राम आपको दिखाते हैं। सो NCERT के अकॉर्डिंग ये डायग्राम है, देख सकते हैं आप। सो दिस इज़ अ डायग्राम आई वाज ड्रॉन। तो ये जो डायग्राम है PBR 332 का, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन में लिखा हुआ है कि एम्प्लिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन इसमें रिप्रेजेंट करे जा रहे हैं, ठीक है। एम्प्लिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन को डिनोट करते हैं AMPR ऊपर, ठीक है, अपर साइड में, ठीक है। और BAMH1 की साइड टेट्रासाइक्लिन आ जाएगा। और ORI वगैरह तो आपको पता ही है, ठीक है। एंड ये जो PBR 332 है क्या, तो ये डायग्राम की बात निकली है। तो PBR 332 के मतलब जान ही लेते हैं कि क्या है ये PBR, ये PB थोड़ा कैपिटल आएगा, ये 332 को थोड़ा भी साइड में लेते हैं। P से हमारा प्लाज्मिड बनता है, मतलब प्लाज्मिड को हम P से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये तो सबको पता होगा, ठीक है। सबने सोच लिया होगा कि इतनी देर से प्लाज्मिड पढ़े जा रहे हैं इस चैप्टर में, तो प्लाज्मिड ही होगा, ठीक है। एंड बी से बहुत लोग एक साइंटिस्ट का नेम है इस चैप्टर में, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था, कोहिन एंड बोयर। तो बहुत लोग बी से बोयर बोल रहे होंगे, पर इसमें कुछ चेंजेस हैं। ये है बोलियर है। एंड आर से अगर आप इसे नेट वगैरह पे भी सर्च करते हैं, मतलब जैसे कि मान लीजिए आजकल लोग गूगल ही करते हैं, गूगल असिस्टेंट के थ्रू, तो यही होगा। एंड आर से हो जाएगा रोड्रीगुएज। आर से हो जाएगा रोड्रीगुएज, देख सकते हैं आप। और जो 332 है हमारा, इसको थोड़ा अलग लिख देते हैं, कोई बात नहीं, वहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, फिर थोड़ा वैसे हो जाएगा स्पेस। तो 332 है हमारा सीक्वेंस नंबर, जितना भी सीक्वेंस है इसका 332 का, ये है सीक्वेंस नंबर। तो हमने इस PBR 332 को पूरा मतलब क्या कहते हैं, पूरा रिप्रेजेंट कर दिया नेम में। तो आप देख सकते हैं ये पूरा डायग्राम है, वेल एक्सप्लेन्ड। इसके एक एक पार्ट NCERT में आगे लिखे होंगे। ये हमने इसके क्लोनिंग वेक्टर के 2 बता दिया, ORI एंड सेलेक्टेबल मार्कर। एंड ये डायग्राम थोड़ा सा एक्सप्लेन करा है, और ये इसका कुछ है, आप देख लीजिए। एंड देन हम स्टार्ट करते हैं क्लोनिंग साइड में हम थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ेंगे, इस डायग्राम के बारे में भी। तो इस डायग्राम को यहीं रहने देते हैं, क्लोनिंग साइड इसके साइड भी करते हैं। एंड ठीक है, इसके 4 पॉइंट्स है टोटल। थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम, हो गया। सो थर्ड पॉइंट आता है हमारा, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये रब नहीं करा है यहाँ। ये क्या कहते हैं कि ये वाइट बोर्ड थोड़ा बड़ा है, तो इस वजह से मैं आपको वो डायग्राम साथ में नहीं विजुअलाइज नहीं करा पा रहा। ये देखिए, फिर आपको थोड़ा ब्लर महसूस होगा, तो इस वजह से मैं आपको थोड़ा जूम करके ही दिखा देता हूँ। क्लोनिंग वेक्टर्स,
क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर ही हम पढ़ रहे थे। पर बहुत बच्चे क्लोनिंग साइट को क्लोनिंग वेक्टर मान लेते हैं। ये मिस्टेक नहीं करनी है एग्ज़ाम में, समझ गए? यही मिस्टेक हटाने के लिए ही आपके लिए वीडियोस बनती है, एक्सप्लेनेशन के लिए एक्सप्लेन करते हैं हम, ठीक है? और एंजॉय करिए इन कॉन्सेप्ट्स को। फिज़िक्स केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स भी आपको साथ साथ मिल रहे हैं। अगर कोई गड़बड़ हो जाए, कॉन्सेप्ट में गलत हो जाए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो क्लोनिंग साइट स्टार्ट करते हैं। क्लोनिंग साइट ऑर्डर में रहता है, लिंक करते हैं LNDNA के साथ, वेक्टर को नीड होती है। तो देखता है सिंगल रिकॉग्नाइजेशन साइट होती है, कॉमनली यूज करते हैं। ये कॉमनली यूज होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में, जैसे कि हमारा कुछ भी मान लीजिए आप, एंडो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, मॉलिक्यूलर सीजर्स वगैरह, उसमें भी यूज होता है क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग वगैरह करते हैं हम, और ये एक से ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन होता है क्लोनिंग साइट्स में, ठीक है? एंड तो इसमें एक लाइन लिखी है और मैं आपको रीड करके बता देता हूँ, ठीक है? The ligation of LNDNA is carried out at a restriction site present in one of the two antibiotic resistance genes। तो इसका मीनिंग है कि जो लाइगेशन होता है, लाइगेशन मतलब जोड़ना, LNDNA और हमने वेक्टर DNA प्लाज्मिड को जोड़ा था साथ में, रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में, वो सब क्लोनिंग साइट के अंदर आता है। तो इसका एग्जांपल हम लाइगेट करते हैं, जैसे कि हम इधर देख सकते हैं BAM-H1 है हमारा। BAM-H1 साइट टेट्रासाइक्लिन पे है, ये इधर और ये इधर, ठीक है? ये दोनों साइट टेट्रासाइक्लिन पे प्रेजेंट है हमारे PBr 332 वेक्टर के अंदर। तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड लूज कर देगा टेट्रासाइक्लिन को, रेजिस्टेंस को, जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन होगा, मतलब इंसर्ट वगैरह करेंगे फॉरेन DNA में, वो भी पर वो स्टिल सेलेक्टेड ही रहेगा टेट्रासाइक्लिन, वो भी एक मीडियम में। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक DNA है, हमने इसको इंसर्ट करा किसी होस्ट बैक्टीरियल सेल में, ठीक है? इंसर्ट करा तो रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, तो उसको इंसर्ट करेंगे फॉरेन DNA में। तो जो फिर उसके बाद नॉन रिकॉम्बिनेंट DNA है, फिर भी वो नॉन रिकॉम्बिनेंट में प्लेटिंग की जाएगी ट्रांसफॉर्मेंट्स की, और जो टेट्रासाइक्लिन है कंटेन करेगा किसी मीडियम में, और फिर ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो करेंगे। एम्प्लीसाइक्लिन भी कंटेन करेगा किसी मीडियम में, मतलब बेसिकली मीडियम में, मतलब वो लूज़ नहीं करेंगे हमने, वो सेलेक्टेड रहेंगे, वहीं पर स्टिल रहेंगे वो इन्हीं पोजीशन पे, और अपनी पोजीशन छोड़ेंगे नहीं रिकॉम्बिनेंट एम्प्लीसाइक्लिन पर। बट रिकॉम्बिनेंट्स में एम्प्लीसाइक्लिन स्टिल वहीं रहेगा, बट जो टेट्रासाइक्लिन है वो लूज़ कर देगा। मतलब ट्रांसफॉर्मेंट्स में मैं लिख देता हूँ सर, ट्रांसफॉर्मेंट्स में बोथ एम्प्लीसाइक्लिन टेट्रासाइक्लिन दोनों ही हमारे एक मीडियम कंटेन करेंगे, ठीक है? ट्रांसफॉर्मेंट्स में। और रिकॉम्बिनेंट्स में हमारा क्या कहते हैं, एम्प्लीसाइक्लिन कंटेन करेगा मीडियम, बट टेट्रासाइक्लिन नॉट कंटेन मीडियम, ये मीडियम कंटेन नहीं करेगा रिकॉम्बिनेंट में टेट्रासाइक्लिन, ठीक है? पर नॉन रिकॉम्बिनेंट में दोनों ही कंटेन
बोथ विल ग्रो, दोनों ही ग्रो होंगे मीडियम कंटेनिंग बोथ नॉन एंटीबायोटिक्स में। इन दिस केस वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हेल्प इन सेलेक्टिंग द, इस केस में एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है जो जीन हेल्प करेगा सेलेक्ट करने में, ट्रांसफॉर्मेंट्स में, जो भी ट्रांसफॉर्मेंट्स है उसे। जो दूसरा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है वो जीन इनएक्टिवेटेड हो जाएगा इंसर्ट कराने, मतलब जो भी हमारा इंसर्ट होगा, जो भी हम इंसर्शिएशन करेंगे एलियन डीएनए में जो भी हम डीएनए इंसर्ट करेंगे उसके चक्कर में वो दूसरा जीन जो भी हमारा इनएक्टिवेट हो जाएगा और वो हेल्प करेगा सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, वो ढूंढने में मदद करेगा कौन रिकॉम्बिनेंट है कौन रिकॉम्बिनेंट नहीं है, नॉन रिकॉम्बिनेंट है। एंड वापस पढ़ते हैं एनसीईआरटी की तरफ। सो हम एनसीईआरटी पे वापस से आ गए हैं, देख सकते हैं मैंने इधर का पूरा कवर कर दिया। सिलेक्शन इनएक्टिवेशन होता है, कुकुम्बर सोम प्रोसीजर, साइमल्टेनियसली दो प्लेट होती है अलग अलग डिफरेंट एंटीबायोटिक्स की। देयरफॉर अल्टरनेटिव सेलेक्टिकल मार्कर डेवलप होते हैं, उनको अलग डिफ्रेंशिएट करा जाता है, अलग अलग करा जाता है रिकॉम्बिनेंट से नॉन रिकॉम्बिनेंट बेस। उसी बेसिस पे जो एबिलिटी प्रोड्यूस होती है कलर में वो प्रेजेंट होती है क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट में। इसी प्रोसीजर में जो कलर होता है, देखिए जो हमारा कलर होता है क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट में होता है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इंसर्ट होगा कोडिंग सीक्वेंस में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट इन कोडिंग सीक्वेंस के एंजाइम में और बीटा ग्लैक्टोसाइडेज में, और रिजल्ट इनटू इनएक्टिवेशन हो जाएगा जीन का सिंथेसिस करने में एंजाइम में, और वो रेफर्ड इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो जाएगा, उसे इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कह देंगे। ओके, जो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट पाया जाता है कलर्ड कॉलोनीज में, if the plasmid in bacteria does not contain have an insert, तो इसमें जो प्लाज्मिड है बैक्टीरिया के अंदर वो कुछ भी इंसर्ट नहीं करता है, जो प्रेजेंट मतलब जो इंसर्ट करता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में बीटा गैलेक्टोज में और कॉलोनीज में वो कलर प्रोड्यूस नहीं करता। सिंपल बात है भाई। देखो जो भी हमारा, जैसे कि आपने एनसीईआरटी का मतलब समझ नहीं आया मेरी लैंग्वेज, तो आप ऐसे समझिए कि देखिए जो कलर्ड कॉलोनीज देंगे, जो कलर्ड कॉलोनीज देंगे, ठीक है, जो कलर्ड कॉलोनीज देंगे हमारी वो इंसर्ट नहीं करेंगे, डू नॉट इंसर्ट, ठीक है, और जो हमारे जीन इंसर्ट हो जाएंगे, इंसर्शिएशन होगा, ठीक है, वो हमारे कलर प्रोड्यूस नहीं करेंगे, नो कलर एकर या प्रोड्यूस, नो कलर प्रोड्यूसेस, वो हमें कलर ही नहीं देंगे। ठीक है, सिंपल बात है, वो हमें कलर ही प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो इस हिसाब से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज कौन सी है हमारी। तो ये जो कलर हमें नो प्रोड्यूस एनी कलर, तो ये जो भी हमें कलर नहीं देगा इंसर्शिएशन में उसे हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज। तो इससे क्लोनिंग साइट में जो भी है ये हमारा, जो हमें कलर प्रोड्यूस करके नहीं देंगे पर इंसर्शिएशन करेंगे, उसे हम रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज कहेंगे। और जो कलर्ड कॉलोनीज है इंसर्ट नहीं होंगी, कलर्ड कॉलोनीज हैं हमारी जो इंसर्ट नहीं होंगी क्योंकि वहाँ पे प्रेजेंस है क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के प्रेजेंस के चलते ये कलर प्रोड्यूस कर देता है।
कलर प्रोड्यूस कर देता है पर इंसर्ट नहीं कर पाता। ठीक है, ये क्लोनिंग साइट का है, आप देख लीजिए। ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दे दिया है, थोड़ा सा मतलब शॉर्ट में लिख दिया है कि कैसे क्या होता है, ये देखिए। सो आप देखिए इसे, फिर बढ़ते हैं हम लास्ट टॉपिक, मतलब क्लोनिंग वेक्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ, फिर आगे के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपने क्लोनिंग साइट्स वगैरह अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया होंगे, क्लोनिंग साइट्स का टॉपिक। ठीक है, एंड अगर किसी को भी प्रॉब्लम लगती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 मिनट्स के अंदर। ठीक है, ये थोड़ा ब्लर आ रहा होगा, वो हो जाता है कई बार कैमरे का। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट। तो इसका लास्ट है वेक्टर्स फॉर, मैं पहले लिख देते हैं हम इधर, वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स। क्लोनिंग से तो आप समझ ही गए होंगे, क्लोन वगैरह, जीन्स, पेयर ऑफ अलील्स एंड मतलब इन प्लांट्स एंड एनिमल्स का मीनिंग तो बताने की ज़रूरत नहीं है। ओह सॉरी, कोई बात नहीं। ये थोड़ा सा हो गया, 1 मिनट रुकिए, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। तो वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, जैसे कि देखिए, ट्रांसफ़र करते हैं हम जीन्स का प्लांट्स और एनिमल्स में फ्रॉम बैक्टीरिया। ऐसे जीन का ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे जीन है, जीन को जी से डिनोट कर देते हैं हम ही रफली, वैसे करते नहीं ऐसे डिनोट, आप मत करना एग्ज़ाम वगैरह में। ट्रांसफ़र करते हैं इसे हम किसी प्लांट में या एनिमल में। ठीक है, प्लांट या एनिमल में करते हैं ट्रांसफ़र। सो और वो भी फ्रॉम किसी बैक्टीरिया या वायरस से, फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वायरसेस, फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वायरसेस के थ्रू कर देंगे जीन को ट्रांसफ़र प्लांट एंड एनिमल्स में। ओके, तो ये जो जीन डिलीवर होगा, ट्रांसफ़र होगा, वो होगा हमारा यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। जीन्स में यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम बैक्टीरिया और वायरसेस के थ्रू। ठीक है, एंड क्या कहते हैं कि इसका एग्ज़ाम्पल है, मतलब एग्ज़ाम्पल दे रखा है एग्रोबैक्टीरियम, तुमीफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम तुमीफेसियंस, ये एक पैथोजन है। इट इज़ अ टाइप ऑफ पैथोजन। अब पैथोजन है जो कि सेवरल डिकोट प्लांट्स में, डाइकोट मतलब क्या कहते हैं, 11th पढ़ा होगा ना, मोनोकोट और डाइकोट। मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मतलब होता है 2। ठीक है, डाइकोट मतलब जिसमें 2 प्रेजेंट हो।
ठीक है, ये सब छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जो कि आपको पता रहने चाहिए, तभी आप नेक्स्ट चैप्टर कर पाते हैं अपनी बुक का, नेक्स्ट क्लास का। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप रखिए अपने साथ। ये पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकोट, ये एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है। अगर आपने पूरी एनसीईआरटी मतलब ठीक से कर ली ईमानदारी से तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, बट क्या कहते हैं एनसीईआरटी को 3-4 बार रिवाइज़ करना ज़रूरी होता है। अगर आपसे 3-4 बार नहीं हो पाती तो आप एक बार जब करिए, टीचर के पढ़ाने से पहले, जब टीचर पढ़ाता है तब हो जाएगी, या और देन एग्ज़ाम आ रहा है तब, उससे पहले। अब एग्ज़ाम के एक दिन पहले लेकिन नहीं बैठना है। अ पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकोट प्लांट्स इज प्लांट एबल है डिलीवर करने के लिए, टू डिलीवर पीस ऑफ डीएनए ओके, पीस ऑफ डीएनए, उसे हम कहेंगे नोन एज, जो ये मैं लिख रहा हूँ अगर किसी को समझ ना आए तो इस साइन को नोन एज कहेंगे, क्योंकि बेसिक सी बात है भाई। अगर आप 10th के बाद 11th 12th में आते हैं तो आप नोट्स लिखने का स्कूल वगैरह में या कोचिंग में थोड़ा टाइम नहीं रहता, तो आप शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं ऐसे, ठीक है, ताकि आपको समझ आए। नोन एज टी डीएनए, टी के मतलब ट्रांसफॉर्म या ट्रांसफ़र, डीएनए नॉर्मल, मतलब जैसे कि टी डीएनए ट्रांसफ़र नॉर्मल प्लांट पे होगा, जैसे इनटू ट्यूमर में। ट्यूमर तो सबको पता होगा, ठीक है। हाँ, जैसे कि ये नॉर्मल प्लांट है, ये प्लांट नॉर्मल ट्री है, ठीक है। नॉर्मल ट्री प्लांट सेल्स है, इसके अंदर सेल्स है ये इसके, ठीक है। ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं ट्यूमर सेल्स में, ये अपना कंट्रोल वगैरह खो देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये अपना कंट्रोल वगैरह खो देते हैं पूरी तरीके से, और ये प्रोड्यूस करते हैं केमिकल्स वगैरह, प्रोड्यूस केमिकल या केमिकल प्रोड्यूसेस पैथोजन के थ्रू, बाय पैथोजन, ठीक है। पैथोजन के थ्रू ये केमिकल रिलीज़ करेंगे, और ऐसा ही ये तो प्लांट्स के लिए होता है, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम तुमिफेसिएशन, ये प्लांट्स में मतलब क्या कहते हैं, नॉर्मल सेल्स को ट्यूमर सेल्स में कन्वर्ट कर देता है, ट्रांसफॉर्मेट कर देता है, और ये केमिकल प्रोड्यूस करता है बाय पैथोजन के थ्रू। ये प्लांट्स के लिए हो गया। एंड अगर एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स में सिंपल होता है रेट्रोवायरस एनिमल में इसमें एबिलिटी होती है कि ये ट्रांसफ़र कर देता है नॉर्मल सेल्स को कैंसेरियस सेल्स में, है ये नॉर्मल सेल्स को कैंसेरियस सेल्स में। कैंसेरियस सेल्स वो होते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ कि कैंसेरियस सेल, जैसे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में अगर आपने पढ़ लिया है या पढ़ेंगे, या मतलब पढ़ चुके हैं, पढ़ लिया था या पढ़ेंगे, जो भी है, उसमें अगर आपने पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि नॉर्मल सेल अपना साइज़ जो है नॉर्मली रखते हैं, उन्हें पता रहता है कि कितना साइज़ बड़ा रखना है, कितना साइज़ मेंटेन करना है, कितना फिट रहना है, कितना टॉल रहना है वो, और कितना फूड इनटेक करना है, कितना आउट करना है, ठीक है। ये सब उन्हें पता रहता है। एंड कैंसेरियस सेल में जैसे ही वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे कैंसेरियस सेल में, जैसे कोई सेल में डिफेक्ट आ गया, और मान लीजिए अगर बाय चांस अगर किसी के साथ हो ना बाय चांस, पर क्या कहते हैं आ गया, गलती से हो गया वो ट्रांसफ़र, तो क्या कहते हैं वो अपनी सारी एबिलिटी खो देगा, वो ग्रोथ की एबिलिटी खो देगा, लिमिट क्रॉस कर देगा, वो यहाँ पे वो लिमिट ही क्रॉस कर देगा, वो
अपना साइज़ बढ़ाने लग जाएगा, वो फूड ज़्यादा इंटेक करेगा, वो केमिकल्स वगैरह रिलीज करेगा, समथिंग और भी चीज़ें मान सकते हैं आप। एंड बाकी इसमें थोड़ा सा पैरा दे रखा है, वो मैं रीड करके आपको बता देता हूँ। एंड मेन इसमें यही थी 2 चीज़ें, प्लांट्स एंड एनिमल्स। बाकी आप ये देख लीजिए, इतना मैंने देखा है, ये लिमिट क्रॉस है उस वो तो अब क्या ही करेंगे देख के। सो बढ़ते हैं इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन की तरफ को। सो इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। शुरू करते हैं। तो सबने यहाँ तक नोट कर लिया था ना, ठीक है। अगर इसके पास नोट्स हों तो कोई टेंशन नहीं, आप ऐसे भी देख सकते हैं, पर मैं कहूँगा कि नोट्स अपने खुद के बनाए, भले ही मेरे समझना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने खुद के बनाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फ्लो चार्ट में बनाइए ऐसे करके, जैसे मैंने बीच में जो बनाया भी होगा, ठीक है। क्या कहते हैं, स्टार्ट करते हैं। पैथोजन यूकैरियोटिक्स होस्ट में जनरेट करते हैं नॉलेज, जो ट्रांसफ़र करते हैं टूल्स। पैथोजन वो भी वेक्टर्स में डिलीवरी जीन इन। सो पैथोजन वेक्टर में जैसे मान लीजिए पैथोजन इन, ये है हमारा, ये जो सर्कल है, ये सर्कल मैं तभी बनाता हूँ या तो ये सेल हो या होस्ट सेल हो या बैक्टीरियम सेल हो। तो एनसीईआरटी की लाइन के अकॉर्डिंग ये यूकैरियोटिक होस्ट है, ठीक है। ट्रांसफ़र होम होगा नॉर्मल सेल में, फिर वो जो नॉर्मल सेल है मतलब यूकैरियोटिक सेल है, ट्रांसफ़र हो जाएगा पैथोजन इनटू एंड देन वेक्टर वगैरह, डिलीवरी इंटरेस्ट लगेगा ह्यूमंस। ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई, मतलब यहाँ पे हमें एक नई टर्म मिल रही है सुनने के लिए। ट्यूमर तो हमें पता है, इंड्यूसिंग, ट्यूमर इंड्यूसिंग को हम टीआई से डिनोट करते हैं। ट्यूमर इंड्यूसिंग जो है हमारा, ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई प्लाज्मिड हमारा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियम मॉडिफाइड है, जो कि हमारा हो जाता है बाद में क्लोनिंग वेक्टर। एक बार और बता देता मैं, ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई प्लाज्मिड है बैक्टीरिया ट्यूमिफेसियन का। चलिए मैं आपको एनसीईआरटी की लाइन रीड करके बताता हूँ। ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन हैज़ नाउ बीन मॉडिफाई करता है वो क्लोनिंग वेक्टर इनटू क्लोनिंग वेक्टर में, विच हैज़ नो मोर पैथोजेनिक प्लांट टू द प्लांट्स। क्लोनिंग वेक्टर में और ज़्यादा प्लांट्स, ये प्लांट्स बना देते हैं इसको यहाँ, और ज़्यादा प्लांट्स नहीं हैं पैथोजेनिक, मतलब पैथोजेनिक प्लांट्स नहीं है, नो मोर पैथोजेनिक प्लांट्स। पर स्टिल इसके जो मैकेनिज़्म है रेट्रोवायरस के हैज़ बीन डिसआर्म करते हैं, मतलब खतरा डिज़ायरेबल जीन इनटू एनिमल सेल्स, मतलब ये जो मैंने बताया था लिमिट वगैरह क्रॉस कर देते हैं, सेल अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता, अपनी खुद पे ध्यान नहीं दे पाता है, वो सब उसमें इंक्लूड हो जाता है। उसकी हैबिटेट वगैरह सब कुछ बदल जाता है उस सेल का, उसको खुद को नहीं पता रहता कि उसको क्या करना है क्या नहीं। एक तरीके से उसका ब्रेन वो हो जाता है सेल का। अब आप बोलेंगे सेल का तो ब्रेन वगैरह ही नहीं होता। तो लास्ट 3 लाइन्स बची हैं। वंस अ जीन और डीएनए रिकॉम्बिनेंट लाइगेट इनटू सिचुएटेड वेक्टर ट्रांसफर इनटू बैक्टीरिया। इसमें भी वही लाइन लिखे, ए जीन या डीएनए फ्रैगमेंट लाइगेट होके इनटू सुटेबल वेक्टर पे हो जाएगा, लाइगेट जुड़ जाएगा, देन वो ट्रांसफ़र होगा बैक्टीरियल होस्ट में, प्लांट्स या एनिमल्स का, दोनों लिखा है, कुछ
कोई सा भी हो सकता है, प्लांट्स में भी हो सकता है या एनिमल्स में भी। ठीक है, ये था वेक्टर क्लोनिंग इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, ऑल क्लियर? ओके, देन आज का लास्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं, कॉम्पिटेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए और रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, सिंपल बात करते हुए हम जल्दी से बढ़ते हैं कि हमारे क्या क्या टेक्निक्स हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में इंसर्ट करने की। तो फालतू की बात ना करते हुए हम जल्दी से करते हैं इसको रब। तो रब हो चुका है। तो कॉम्पिटेंट होस्ट, तो टेक्निक्स क्या क्या है हमारी, तो मैं एक बार एनसीईआरटी देख लेते कि कुछ छूटा तो नहीं हमारा पहले वाले टॉपिक में। सो कुछ नहीं छूटा है। सो इस पैरा में पहला एक क्वेश्चन पूछ रखा है हमसे, सिंस डीएनए इज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल इज कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन, व्हाई? डीएनए एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है तो वो पास क्यों नहीं करता सेल मेम्ब्रेन से, बताइए। जो हमारा होल्डर होता है फोर्स का, प्लाज्मिड टेकअप लेता है वो प्लाज्मिड से, तो बैक्टीरियल सेल मस्ट मेड, पहला बैक्टीरियल सेल कॉम्पिटेंट, ये टॉपिक का नेम है कॉम्पिटेंट होस्ट। पहला ये फर्स्ट मेड कॉम्पिटेंट टू टेक अप डीएनए। दिस इज डन बाय ट्रीटिंग विद स्पेसिफिक कंसंट्रेशन बाय डाइवेलेंट कटायंस। तो डाइवेलेंट कटायंस ध्यान रखने कॉम्पिटेंट होस्ट में कि ये स्पेसिफिक कंसंट्रेशन होती है डाइवेलेंट कटायन की इसके अंदर। जैसे कैल्शियम भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा जो इंक्रीज करता है एफिशिएंसी, साथ में डीएनए एंटर करता है बैक्टीरियम के पोर्स से, मतलब जो हमारा कैल्शियम है, कैल्शियम हमारा इंक्रीज करता है एफिशिएंसी विद डीएनए के साथ एंटर करता है बैक्टीरियम में थ्रू पोर्स इन सेल वॉल। Recombinant DNA can then force into cell by incubating in the recombinant DNA with 42-degree heat soak back on ice enable take a recombinant DNA। सो यही तरीका है। तो अब आपको हम एक है हमारा, मतलब इसके मेथड से, ताकि हम इंसर्ट वगैरह कर सके डीएनए वगैरह। कैल्शियम इंक्रीज करता है एफिशिएंसी, जो कि आपने पढ़ लिया, कटायन डाइवेलेंट कटायन होते हैं। ठीक है, फर्स्ट इसमें दे रखा है हीट सोक मेथड। हीट सोक मेथड में क्या होता है कि आप उसे 42 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे टेम्परेचर को, एंड देन उसे पुट देंगे आइस के पीछे, तो एनेबल बैक्टीरिया टेकअप रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म वगैरह मतलब हो जाएगा। सेकंड है हमारा माइक्रो इंजेक्शन। हीट शॉक के बारे में इतना ही दे रखा था, आइस वगैरह का कुछ ये वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। माइक्रो इंजेक्शन एंड इसके अगले वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट। माइक्रो इंजेक्शन में ऐसा होता है कि इंट्रोड्यूस करते हैं LNDNA को होस्ट डीएनए में। जैसे कि मान लीजिए एनिमल्स में यूज़ होता है, जैसे कि मान लीजिए एनिमल में एनिमल सेल है, ठीक है, एंड ये हमारा जीन है, इसको हमें इंसर्ट करना है होस्ट में, मतलब LNDNA है जीन के साथ, उसे हमें होस्ट में इंसर्ट कर दिया, और माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू, ठीक है। एंड जो डीएनए हमारा डायरेक्टली इंजेक्ट हो जाएगा हमारा न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, डायरेक्टली न्यूक्लियस के
अंदर इंजेक्ट हो जाएगा एनिमल सेल में, ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। तो माइक्रो इंजेक्शन एनिमल्स या ह्यूमंस के लिए है। एंड लास्ट इसका मेथड है बायोलिस्टिक्स या जीन गन। जीन गन प्रोनाउंसिएशन करने के लिए बेस्ट वर्ड है इस मेथड को, ठीक है, पर ये वाला भी आप याद रखेंगे इसके साथ, ठीक है। तो ब्लास्टोसाइड इज और जीन गन, ये हम क्या कहते हैं कि प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं। इसको हम समझते हैं बड़ी ही इंटरेस्टिंग मेथड से। ये देखिए, ये प्लांट है, ये देखिए ये प्लांट है। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, 1 मिनट के, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब कंफर्टेबल है हमें। तो जो भी जीन गन है, गन से क्या होता है, गन से हम फायर करते हैं एकदम से, वो क्या कहते हैं सामने वाले का मतलब सेल्स वगैरह सारे डैमेज कर देते, बॉम्बार्डिंग कर देते, मतलब सारे मतलब क्या कहते हैं सारे सेल फट जाते हैं एक तरीके से। आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा ऐसे ही होता होगा, तब फाइटिंग वगैरह होती होगी गन से, तो ऐसे ही होता होगा। ये जीन गन है, ये जब इसकी बुलेट जाएगी तो ये यहाँ पे पूरे पे बॉम्बार्डिंग हो जाएगी, पूरे पे बॉम्बार्डिंग हो जाएगी विद हाई वेलोसिटी के साथ। जैसे कि फिजिक्स में देखा होगा, हाई बी वेलोसिटी से जा रहा है तो उसे करते हैं, तो हाई वेलोसिटी के साथ हो जाएगा इसका सेल्स का बहुत ही बड़ा। ये कहते हैं अगर ठीक से यूज़ करते बॉम्बार्ड कर देंगे हाई वेलोसिटी के साथ, माइक्रो पार्टिकल्स है, इसको मतलब हम जो डीएनए है इसमें मतलब प्रोटेक्शन लेयर भी होती है, तो वो डीएनए को एंटर करने नहीं देती। इसी वजह से हम डीएनए को कोट कर देते हैं, मतलब कोटिंग कर देते हैं डीएनए के ऊपर गोल्ड एंड टंगस्टन की, गोल्ड और टंगस्टन की कोटिंग कर देते हैं, गोल्ड और टंगस्टन की कोटिंग कर देंगे हम डीएनए के ऊपर। एंड फिर उसको जीन गन में रख के हम हाई वेलोसिटी के साथ ट्री के सेल्स पे मारेंगे, तो डायरेक्ट वो बॉम्बार्ड होके लास्ट मेथड में यूज़ करेंगे डिसआर्म पैथोजन वेक्टर अलर्ट ट्रांसफ़र, फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफ़र हो जाएगा होस्ट में, ठीक है। इसमें इतना ही था कि मतलब ये गोल्ड और टंगस्टन कॉपी कर देंगे, मतलब कॉपी नहीं, कोटिंग कर देंगे गोल्ड एंड टंगस्टन की। एमसीक्यू में पूछा गया प्रीवियस ईयर में, बोर्ड्स में भी, सीबीएसई में भी, एंड क्या कहते हैं आपके नीट लेवल पे भी पूछा गया है मेडिकल के, ठीक है। ये गोल्ड एंड टंगस्टन की कोटिंग कर देंगे डीएनए पे, तो जीन गन हाई वेलोसिटी से मारेंगे पेड़ के ऊपर और सेल्स के ऊपर, तो वो बाहर की सेल मेम्ब्रेन पूरी फट के और डायरेक्ट वो क्या कहते हैं हमारा जो भी डीएनए है वो इंसर्ट हो जाएगा वो सेल में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। तो ये थे 3 मेथड, और आप कमेंट सेक्शन में बताना आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए को और सेल में इंसर्ट करने का। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। ओके, बाय बाय।